फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारी सक्सेस सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में सब लोग पढ़ लिया था कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, राउंड ऑफ करने कैसा करना है, एक्यूरेसी, प्रिसिशंस, ये सारे हम लोग ने टॉपिक पढ़ चुके थे। ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो गाइस, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमारे पहले टाइम पर जब स्टडी चालू थी तो उस टाइम पर ये लॉस हमारे दिए गए थे, जिसका यूज़ भी होता है। वो अभी तो थोड़ा कम होता है, बाकी ये लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो हम लोग को ये 5 लॉज पढ़ने, तो चलिए एक एक करके सब लॉ पढ़ना चालू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके गाइस, हमारा फर्स्ट लॉ ये है। फिर हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है हमारा गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और फिफ्थ हमारा लॉ है एवोगाड्रो लॉ। तो हमारे 5 जो लॉ है सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट वाला लॉ हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क। गैस, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके गैस, तो चलिए हमारे यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलती है। द मास कैन बी नेवर कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब इसमें क्या कहना चाहता है कि जो मास होता है, जिसके पास वजन होता है, ओके गैस, तो मास को हम लोग ना कभी क्रिएट कर सकते हैं, मास को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं, नॉट बी डिस्ट्रॉय। जैसे आप इसको ये एग्जांपल में समझ सकते हो। सबसे पहले ये हम लोग को लॉ किसने दिया था, एंटिनो लॉविजियर में। ओके गैस, हमारी एनसीईआरटी का डेटा है, वही लिखा है। ओके गैस, तो इस लॉ को हम लोग को समझने में क्या करना है कि हम लोग को मास कभी ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ एक रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर एक कंपाउंड है। अगर देखो गाइस, ये एरो के इधर साइड है, मतलब ये हमारा जो रिएक्शन के हम लोग टाइम पे जब ये एरो बनाते हैं, तो जो एरो वाला साइड है, ये इधर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब इधर जो साइड सब्सटेंस बनते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो एरो के इधर साइड, जो टेल साइड होते हैं, ओके गैस, जो टेल की साइड होते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ओके गैस, तो हम लोग यहाँ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम यूज़ करूँगा। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। ओके गैस, वैसे तो मैंने बता दिया कि जो एरो के इधर साइड वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और जो टेल वाले साइड होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। तो ओके गैस, तो यहाँ हमारा एक रिएक्टेंट है, यहाँ एक कंपाउंड है जिसका मास है 10 ग्राम। ओके गैस, और जो हमारा वाई कंपाउंड है उसका मास हमारा 20 ग्राम है। तो यहाँ से मैंने टोटल ओवरऑल दोनों का मास निकाला तो वो हमारा कितना है गाइस, 30 ग्राम। ओके गैस, फिर जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो जो कंपाउंड हमारा बना उसका भी एक्जैक्टली 30 ग्राम मार्क्स आया। अब उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं कि ये 25 बना, ये 5 बना, ये हमारा 29 बना या 1 बना, उससे कोई लेना नहीं है कितने भी अमाउंट में बने। बाकी जो इन लोग का टोटल मास था, जो नेट मार्क्स था, वो हमारा कितना था, 30 ग्राम था। तो जब 30 ग्राम रिएक्टर ने जब रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ में, तो उसने प्रोडक्ट भी क्या बना के दिया हम लोग को, 30 ग्राम। ओके, तो ये हमारा मास का था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। द मास नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो, इसमें 30 ग्राम था, 30 ग्राम बना, मतलब जितना हम लोग ने लिया था उतना ही हम लोग को मिला, ना उससे कुछ ज़्यादा मिला ना कम मिला। अब वो दोनों कितने भी अमाउंट में हो सकते हैं, ज़्यादा ये ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में, ये ज़्यादा अमाउंट में या कम, मतलब कितने भी अमाउंट में ले उससे हमको कोई मैटर नहीं है। जितना हम लोग मास ले रहे हैं उतना ही मास हमको प्रोडक्ट की साइड मिलेगा। ओके गाइस, तो ये हम लोग को समझ में आया था। आगे चलिए हम लोग आगे क्या है। The substance undergoing in a chemical reaction must have equal mass that have product coming out from the reaction। इसमें हम लोग को क्या बोला है कि अगर कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जाता है तो उसका जो मास होगा वो इक्वल क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है, कमिंग आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन, उसके भी क्या होगा, हमारे इक्वल होगा। ओके गाइस, तो ये रिएक्शन हमको यही बता दी कि हम लोगों ने 30 ग्राम मास लिया तो जो उसका प्रोडक्ट भी निकल के आएगा वो भी 30 ग्राम निकल के आएगा। ओके गाइस, चलिए हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते तो और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ मीथेन है और हम लोग ने उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारा CO2 और H2O बना। ओके गैस, जो हमारा मीथेन होता है उसका वेट हमारा होता है गैस 16 होता है। ओके गैस, कार्बन का होता है हमारा 12, 12 के अंदर हाइड्रोजन का हमारा होता है 1 मास। ओके गैस, तो 12 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा जो मीथेन का जो मास होता है वो हमारा क्या होता है, 16 होता है। ओके गैस, यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है गैस, 16 होता है हमारे पास। यहाँ देखो, यहाँ 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ओके गैस, और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 × 4, तो हमारा कितना 64 ग्राम हो गया। तो जब ये मैंने दोनों का टोटल किया तो वो हमारा कितना है, 80 मास आया था। ओके गैस, फिर इन लोग दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बनाया, CO2 और हमारा H2O। वही हमारा कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16 हमारा हो जाएगा 32, 32 प्लस हमारा 12 क्या हो जाएगा 44। तो ये CO2 का मास निकल गया। ओके गैस, ये सबको आपको मास अब निकालते आ जाना चाहिए। वैसे हम लोग का आगे वाला टॉपिक जो है वो मोलिकुलर मास उस पर ही है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग ये ध्यान रखें, ये सब मास निकालते हैं। कार्बन का जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जिसका आप लोग को मास थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ओके गैस, वो तो आपको याद हो ही जाएगा। ओके, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो हमारा हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया गाइस, 36 हो गया। ओके गाइस, यहाँ हमारा 2H2O बनेगा शायद। देखो गाइस, यहाँ रिएक्शन बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारी एक H2O का मास हमारा क्या होता है, 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास हमारा 36 हो गया। जब ये दोनों को मैंने प्लस किया तो वो हमारा कितना है, 80 ग्राम आया।
तो हम लोग ने यहाँ क्या देखा कि इसका जो टोटल मार्क्स था वो भी हमारा जो रिएक्टेंट का टोटल मार्क्स था वही रिएक्शन जब हमारी हो गई, रिएक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द रिएक्शन, जब हमारी प्रोडक्ट जो बना वो भी हमारा कितना बना गाइस 80 ग्राम बना। तो आप लोग ये इसे याद रखो कि जब हम लोग को मास को ना हम लोग बना सकते, ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ओके गाइस, हम लोग सिर्फ मास को, जितना हम लोग ने मास लिया था उतने हम लोग को टोटल मास मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है गाइस, हमारा यहाँ सेकंड लॉ हमारा निकल के आ गया लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शन। दूसरी बुक में इसको भी लिखा जाए, बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन भी बोलते हैं, और कोई के बुक में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बुक में नहीं, ये लॉ के डिफरेंट डिफरेंट नेम है जो डिफरेंट डिफरेंट बुक में दिए रहते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग को याद रखना है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन कुछ भी बात करें तो हम लोग ये वाली लॉ को बात कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये लॉ हम लोग किसने दिया था? जोसेफ प्राउस ने दिया था। ओके गाइस, 1799 में। ओके गाइस, तो इस लॉ के अंदर सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ओके गाइस, द कंपाउंड कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। मतलब इसमें हम लोग को कैसा क्या गया कि हम लोग कंपाउंड या एलिमेंट जिसके फिक्स रेशियो, ओके गाइस, फिक्स रेशियो बाय मास, जिसका मास भी फिक्स है और उसका जो रेशियो है, मतलब जितना कंपाउंड, मतलब जैसे एक एलिमेंट दो एलिमेंट उसके जो फिक्स है वो इरिस्पेक्टिव सोर्स, मतलब हम लोग कोई भी सोर्स से ले तो हम लोग को सेम ही मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, कहना क्या चाहता है लो, हम लोग को थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। द वर्क ऑफ द क्रूपिक कार्बोनेट, जो हमारे जोसेफ प्रू साइंटिस्ट थे। ओके गाइस, तो ये हमारा वर्क कर रहे थे क्रूपिक कार्बोनेट में, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3। ओके गाइस, कार्बोनेट हमारा CuCO3 होता है और क्यूप्रिक बोला है तो कॉपर। ओके गाइस, तो हमारे जोसेफ प्रू स्टाफ है ना इस पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोग क्या करते थे पहले टाइम पे, इन लोग को पता नहीं था कि हम लोग सिंथेसाइज भी कोई चीज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो जब इन लोग ने इनने जब नेचुरली, जब कॉपर कार्बोनेट को जब इन लोगों ने नेचुरली हम लोग जब अर्थ क्रस्ट से निकाल के लेके आते हो, ओके गाइस, मतलब नेचुरली इसको हम लोग निकाल के लेके आते हैं, तो उसमें जो कॉपर का जो परसेंटेज होता है वो इतना होता है 51.35, और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 9.74, और जो कार्बन का परसेंट होता है 38.9। मतलब ये कंपाउंड के अंदर ये सबके परसेंटेज फिक्स होते हैं। ओके गाइस, नेचुरली जब हम लोग इसको निकालते हैं, बाकी जब जोसेफ प्राउस ने इसको सिंथेटिकली अपने लैब के अंदर बनाया तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारा जो सिंथेटिकली मैंने बनाया उसके अंदर भी सेम रेशियो में क्या हो रहा है, हमारे परसेंटेज हमारे सेम आ रहे हैं। मतलब उसको मैं नेचुरली लाऊं या सिंथेसाइज करूं अपने लैब में, दोनों के परसेंटेज क्या है, हमारे इक्वल है। तो इन्होंने क्या किया, द कंपाउंड कंटेन एलिमेंट, जो कंपाउंड है ये एक तरह का कंपाउंड है, इसने जो एलिमेंट एलिमेंट इसने जो कंटेन किया है इन फिक्स रेशियो। मतलब फिक्स रेशियो का मतलब क्या हो गया, कॉपर हमारा यहाँ एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, मतलब ये फिक्स रेशियो है। मतलब मैं क्यूरिक कार्बोनेट कहीं से भी लाऊं, दुनिया में से कहीं से भी लाऊं, ये अफ्रीका से लाऊं, लंदन से लाऊं, अमेरिका से लाऊं, इंडिया से लाऊं, कहीं से भी लाऊं, क्यूरिक कार्बोनेट मतलब CuCO3। ओके गाइस, CuCO3 मतलब इसका फिक्स रेशियो है बाई मास, मतलब इसका मास भी इरेक्टिविटी ऑफ जो मतलब कोई भी सोर्स हो, मैं नेचुरली लाऊँ, सिंथेसिस से लाऊँ, सिंथेसिस करूँ अपने लैब के अंदर, मैंने कोई दूसरे के लैब में सिंथेसिस करूँ, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमारा फिक्स होगा। मतलब उसका सोर्स कोई फिक्स नहीं है, मतलब मैं कहीं से भी बनाऊँ, कैसा भी लाऊँ, कहीं से भी लाऊँ, उसका जो नेचुरली और सिंथेसिस, मतलब हम लोग जो भी जिस भी तरीके से बनाएंगे उनका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा गाइस, फिक्स होगा, फिक्स परसेंटेज में हम लोग को मिलेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उनका जो रेशियो फिक्स होगा। ओके गाइस, जैसे यहाँ हाइड्रोजन H2O का हम लोग ने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर हम लोग H2 एक हमारा एलिमेंट है और ऑक्सीजन हमारा एक एलिमेंट। अब इसका मेरे को रेशियो निकालना है, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितने, हमारे यहाँ 2 है, तो हम लोग ने 2 ले लिया। तो सॉरी गाइस, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास है, हम लोग को बोला ना रेशियो बाय मास, इसका जो रेशियो बाय मास होगा वो हमारा क्या होगा, रेशियो में होगा। तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है गाइस, 1। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन का वेट क्या होगा हमारा 2। हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है, वो हमारी क्या है, उसका मास क्या होता है गाइस 16। तो इसका हम लोग ने जब रेशियो निकाला तो इसका सिंपल रेशियो करा, तो ये 2 1 जा 2 से कट जाएगा और 2 8 जा 16, तो इसका जो सिंपल रेशियो है बाय मास का। ओके गाइस, हम लोग ने यहाँ पर मास लिया हुआ है। जैसे हम लोग ने यहाँ CO2 ले लो। अब CO2 के अंदर हमारा कार्बन का जो वेट होता है वो हमारा क्या होता है गाइस, 12 होता है, और ऑक्सीजन का वेट हमारा क्या होता है गाइस, 16 होता है, और हमारे पास यहाँ कितनी 2 ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या वेट हो जाएगा 32। अब इसका मैं सिंपल रेशियो करूंगा तो हमारा क्या निकल कर रहा है 3/8। ओके गाइस, इसको हम लोग ने कट किया है, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, और एक ऊपर कैरी जाएगा 2 6 जा 12, तो हमारा ये सिंपल रेशियो में आएगा। फिर इसको हम लोगों ने और फर्दर कट किया, फिर इसको हम लोग ने 3 से कट किया, सॉरी गाइस 2 3 या 6 से कट किया, और यहाँ पर हम लोग 2 8 या 16, तो ये हमारा एक सिंपल रेशियो में निकल गया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो कंपाउंड कंटेन करते हैं एलिमेंट फिक्स रेशियो में बाय मास के अंदर, उसका कोई भी सोर्स हो वो हम लोग को क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ओके गाइस, तो इस लो का मतलब ऐसा था कि हम लोग कोई भी चीज़ नेचुरली लाएं या उसको लैब के अंदर सिंथेसाइज करें, उसका जो रेशियो होगा बाय मास वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। रेशियो बाय मास वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। देखो हम लोग ने देख लिया रेशियो बाय मास, मतलब मैं अगर बोलूँ कि मेरे को तुम लोग H2O ला के दो, फिर अब अफ्रीका से ला के दो, लंदन से ला के दो, इंडिया से ला के दो, कहीं बाहर से ला के दो, आपके टॉयलेट में से ला के दो, बाथरूम में से ला के दो, कहीं से भी ला के दो, उसका जो रेशियो होगा 1/8 का होगा। मानते हो या नहीं मानते हो ना।
फिर मैं आपको बोलूँगा मुझे CO2 चाहिए, अब आप वहाँ से नेचुरली ले लो, कोई कोल्ड ड्रिंक में से निकाल लो या आप कहीं से भी लेकर आओ, उसका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा 3/8, तो उसका रेशियो क्या होगा हमारा फिक्स होगा। ओके गाइस, तो ये लो हमारा ये कहना चाहता था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस हमारा यहाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन निकल कर आ चुका है, हमारा थर्ड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डेल्टन इन 1803। ओके गाइस, ये लॉ था हमारा जॉन डेल्टन सर ने दिया था हमारा लॉ। ओके गाइस, तो ये लॉ हम कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके गाइस, तो इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी रखी है। When the two element combine in a form more than one compound, that the mass of one element remains same but the mass of other element change by in a simple ratio। अब गाइस इसको शांति से समझो। ओके गाइस, तो हम लोग क्या बोला है, द टू एलिमेंट कंबाइन मतलब दो एलिमेंट जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करे, मालूम है, एक कंपाउंड फॉर्म करे। व्हेन द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करे। ओके गाइस, एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म रहे, टेंशन मतलब मैं इसका एग्जांपल दूंगा, पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो तो एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आएंगे। क्या बोला है, व्हेन द टू एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब दो एलिमेंट मिल रहे और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे। क्या बोला, दो एलिमेंट मिल रहे और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे, डेट द मास ऑफ वन एलिमेंट रिमेन सेम, उसमें से जो एक एलिमेंट होगा ना, जैसे दो एलिमेंट मिलके बहुत सारे कंपाउंड बनाए, उसके अंदर जो एक एलिमेंट होगा, ओके गाइस, जो एक एलिमेंट होगा उसका मास क्या होगा गाइस, सेम होगा। क्या बोला हम लोग को, सेम होगा। बट द मास ऑफ अदर एलिमेंट चेंज बाय सिंपल रेशियो, फिर उसके बाद ये एलिमेंट का तो काम हो गया, इसका हम लोग को पता चल गया इसका मास सेम रहेगा। अब जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास क्या होगा हमारा, सिंपल रेशियो में चेंज होता रहेगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लेते हैं। क्या बोला है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, दो एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, जिसके अंदर से डेड मास ऑफ वन एलिमेंट, जो ये एक एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो दोनों कंपाउंड के अंदर क्या होगा गाइस, सेम होगा। एक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, तो उसके अंदर जो दो कंपाउंड है उसके अंदर से जो एक एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, उसका जो मास होगा वो हमारा फिक्स होगा। ओके गाइस, फिर जो दूसरा एलिमेंट जो हमारा बचा, जैसे ये वाला एलिमेंट का तो हो गया, इसका सेम मार्क्स है। अब जो दूसरा एलिमेंट है जिसने एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, वो एलिमेंट का मास सिंपल रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। अब चलिए एग्जांपल समझते हैं। ओके गाइस, हमारे यहाँ एग्जांपल है वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो गाइस, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा H2O, हर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है H2O2। अब देखो गाइस, एलिमेंट हम लोग को क्या बोला था, सेम। वेन द टू एलिमेंट, अब यहाँ देखो दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ओके गाइस, मतलब दो एलिमेंट थे, दो एलिमेंट ने मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। ओके गाइस, मोर देन वन कंपाउंड बनाए, ये हम लोग को डेफिनेशन में बोला था। क्या बोला था, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। तो दो एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसने दोनों ने मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, एक H2O बनाए, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाए। क्लियर हुआ पॉइंट। ओके गाइस, चलिए अब चलते दूसरे वाले पॉइंट की तरफ। उसमें क्या बोला हुआ था हम लोग को कि जो हमारा एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट जो होगा उसका जो मास होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है उसका चेंज बाय रेशियो होगा। अब देखो, अभी इधर बात समझो, हम लोग को यहाँ इसका हम लोग को क्या निकालना है, मास का हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम लोग रेशियो निकालने के क्या करते हैं, हाइड्रोजन का वेट क्या होता है हमारा 1 होता है, दो हाइड्रोजन का वेट हमारा 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का वेट हमारा 16 होता है, तो हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है तो इसका 16 हो जाएगा। अभी हमारी H2O की बात हो गई। अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमारा H का वेट हमारा 1 होता है, तो उसका दो हाइड्रोजन हमारे पास, उसका वेट भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो एक ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 16, तो दो ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा हमारा 32। ओके गाइस, तो हम लोग ने इसका मास का रेशियो निकाल लिया। ओके गाइस, अब हम लोग H2O को मतलब वाटर को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को दोनों लोग कंबाइनली देख रहे हैं। ओके गाइस, अब हम ये दोनों एक ही एलिमेंट से बने हुए, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए, तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन का केस ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन का केस ले लिया। ये दोनों के अंदर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये दोनों कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितना है, तो देखो गाइस, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब दोनों का वेट, मतलब ये H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है गाइस, 2 है, और ये वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर इसे हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 है। ओके गाइस, तो हम लोग ये दोनों कंपाउंड मिलाकर एक हाइड्रोजन की बात करें, मतलब इसके अंदर कितना हाइड्रोजन का मास है, इसके अंदर कितना हाइड्रोजन का मास। ओके गाइस, तो दोनों के अंदर 2 है, 2 को कैंसिल आउट किया तो हमारा रेशियो क्या है, 1:1। अब चलिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वेट हमारा गाइस कितना आया था, 16 आया था, और यहाँ पर हमारी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का वेट कितना आया था गाइस, 32 आया था, मैंने 32 रख दिया। अब इसका मैंने सिंपल रेशियो करा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसका रेशियो जो हमारा है वो सेम नहीं आया गाइस। ओके, तो हम लोग सेम भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को बोला कि सिंपल रेशियो मास में हमारा क्या करते रहेगा, चेंज कर देगा, मतलब एक एलिमेंट के मास जो आए वो हमारे सेम आए, मतलब हाइड्रोजन का इसमें भी वेट 1 आ गया और ये वाले कंपाउंड में भी वेट 1 आ गया, मतलब H2O में भी हाइड्रोजन 1% है
मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी 1% है। इसका मतलब इसके अंदर हम लोग को जो डेफिनेशन बोली हुई थी कि दो एलिमेंट जब मिलेंगे एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, दो एलिमेंट मिले एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, उसमें से जो एक एलिमेंट रहेगा जिसका मास क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, तो देखो एक का मास सेम है। और क्या बोला था, मास ऑफ द अदर एलिमेंट इज चेंज बाय सिंपल रेशियो। देखो सिंपल रेशियो में एक एलिमेंट का मास चेंज हुआ। तो गाइस समझ में आया टॉपिक? तो यही टॉपिक है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ हम लोग को कुछ तीर नहीं मारना है, कुछ इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है, जो हम लोग को समझना है। ओके गाइस, आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी थोड़ा डिटेल में हमको समझाना पड़ता है क्योंकि हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, CO2 होता है। ओके गाइस, तो चलिए अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन है। मतलब दो एलिमेंट्स ने एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म किए। ये तो पहले पॉइंट हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग को हम लोग का मास निकलना है। तो यहाँ कार्बन का वेट क्या होता है 12, ऑक्सीजन का वेट क्या होता है हमारा 16। यहाँ भी कार्बन का वेट होता है हमारा 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। बाकी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का वेट 16 + 16, तो हमारा 2 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 32। अब यहाँ दोनों एलिमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो दोनों कंपाउंड के इंडिविजुअल कार्बन कितनी है, तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 बन जा 12 बन जा। तो इसका रेशियो क्या है हमारा, सिंपल रेशियो 1:1, मतलब इसके अंदर दोनों कंपाउंड के अंदर एक कार्बन का वेट हमारा फिक्स है। ओके गाइस, फिर हम लोग ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 32, तो इसका सिंपल रेशियो निकाला तो 1:2, मतलब 1:2 के 1:2 से एक एलिमेंट का मास हमारा चेंज हुआ। ओके गाइस, तो चलिए हमारे अब नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग जेई नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे कुछ स्पेशल केस भी पढ़ना हमारे लिए जायज़ है। थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए स्पेशल केस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितने ज़्यादा स्पेशल केस करोगे, उतने ज़्यादा हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगी। चलिए कैसे हमारा यहाँ स्पेशल केस पढ़ लेते। स्पेशल केस है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ओके गैस, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमारा क्या होता है NO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा N2O4। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, मतलब टेट्रा का मतलब 4, ऑक्साइड हमारे होते हैं 4, और डाई नाइट्रोजन बोला था मतलब नाइट्रोजन 2। ओके गैस, ये तो आप पढ़ोगे। ओके, फिर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ मोनो का मतलब क्या होता है 1, मतलब एक ही ऑक्साइड। ओके गैस, तो ये हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, जिसका हमारा नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो हमारा 16 होता है, 14 होता है। ओके गैस, नाइट्रोजन का वेट हमारा 14 होता है। याद कर लेंगे, बार बार आपको बताया भी जाएगा, फिर भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि नाइट्रोजन का वेट कितना है, तो याद रखेंगे आप लोग सब। आज नाइट्रोजन का वेट याद आप लोग को मिला तो आपकी नोट्स के अंदर आप लोग लिख लेंगे। वैसे तो आप नोट्स ये सारी कॉपी करते हो, तो उसके अंदर आप लोग नाइट्रोजन का वेट आपसे याद रखेंगे सब लोग। ओके गैस, तो नाइट्रोजन का वेट हमारा क्या होता है गैस 14 होता है, और ऑक्सीजन का वेट होता है हमारा 16 होता है। फिर नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो हमारा कितना होता है 14 होता है। बाकी यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो 14 + 14 कितना हो जाएगा हमारा 28। एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 64। ये तो एकदम सिंपल है। अब ये दोनों कंपाउंड का हम लोग साथ में देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन ने क्या किया गाइस, नाइट्रोजन का हम लोग ने यहाँ से वेट लिया तो हमारा कितना 14 आ गया, और यहाँ से भी लिया तो हमारा कितना गया 28 आ गया। जब इसका मैंने सिंपल रेशियो निकाला तो 1:2 आया। ओके गैस, तो चलिए अब दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का यहाँ देखा मैंने 16 है और यहाँ पर है हमारा 64, तो ये दोनों का मैंने सिंपल रेशियो निकाला तो ये तो 1:4 आ गया। ये क्या हो गया गाइस, हमारा तो सेम आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये हमारे स्पेशल केस होते हैं। ओके गाइस, तो इस स्पेशल केस को हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है। इसके अंदर भी देखो नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट ने कंबाइंड होकर दो कंपाउंड बनाए। ओके गाइस, 2 कंपाउंड बनाए जिसके अंदर नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर क्या हम लोग ने देखा कि हमारा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो, उसमें से एक एलिमेंट का जो रेशियो आना चाहिए तो वो हमारा फिक्स आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। बाकी सेम नहीं आया, इसकी वजह से ये हमारा एक स्पेशल केस बन जाता है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नीचे डेफिनेशन है कोई पढ़ लेते हैं। If the two element combine to form a product more than one compound, then the ratio by mass of the element will change by in a simple ratio. तो गाइस उसके अंदर हम लोग को क्या बोला था, पहली वाली डेफिनेशन के अंदर बोला था कि जो एक एलिमेंट होगा ना उसका मास हमारा क्या होगा, सेम होगा। क्या बोला था उसने, सेम होगा। और जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो सिंपल रेशियो से क्या होगा, चेंज होगा। बाकी इस वाली डेफिनेशन में हम लोग को मेन ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें अंदर क्या बोला है, इफ द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब 2 एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, देन द रेशियो बाय मास ऑफ द एलिमेंट विल चेंज बाय सिंपल रेशियो। मतलब इसमें क्या बोला हम लोग को, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोगों ने सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है। इसके अंदर बोला है कि जो रेशियो बाय मास होगा वो चेंज होता जाएगा एलिमेंट का, मतलब एलिमेंट्स बोला है यहाँ, कोई एक पर्टिकुलर की बात नहीं की। क्या बोला है हम लोग को, द रेशियो बाय मास ऑफ द चेंज विल बी द सिंपल रेशियो। मतलब उस एलिमेंट्स के अंदर उस एलिमेंट जो एलिमेंट है वो सिंपल रेशियो से उसका मास क्या होगा गाइस, चेंज हो जाएगा। मतलब रेशियो बाय मास उसका सिंपल रेशियो से क्या होगा गाइस, चेंज होगा। जैसे इसके अंदर 1:2 था तो 1:4 होगा, मतलब सिंपल रेशियो से कुछ ना कुछ चेंज होगा।
ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके रिलेटेड। हमारा फिर क्या, हम लोग को एग्जाम्पल जितना हम लोग करेंगे तो उतना हम लोग को बेटर हम लोग को समझ में आता है। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके गाइस, तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आज याद रख लेंगे N2O, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है N2O। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन का वेट हम लोग ने पढ़ा है कितना होता है गाइस, 14 होता है। 2 नाइट्रोजन है उसका वेट हो जाएगा हमारा 16, एक ऑक्सीजन है उसका वेट होता है हमारा 16। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है उसका वेट होता है 14, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी 2 है तो 2 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 32। ओके गैस, तो दोनों कंबाइन नहीं बात करते, तो नाइट्रोजन का हम लोग ने रेशियो निकाला तो यहाँ पर हमारा आया था 28 और यहाँ पर आया था हमारा 14। इसका रेशियो अगर मैं निकाल लूँगा तो 2:1 आएगा। ओके गैस, फिर यहाँ पर हम लोग ने ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, यहाँ ऑक्सीजन हमारा कितने था, 16 था, यहाँ पर हमारा 32। इसका सिंपल रेशियो निकाला तो 1:2 में आया। ओके गैस, तो ये हमारी करेक्ट डेफिनेशन के हिसाब से करेक्ट एग्जाम्पल बैठ गया। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। इफ द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, मगर 2 एलिमेंट अगर मिल रहे, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, देन द रेशियो बाय मास, उसका रेशियो बाय मास जो एलिमेंट का होगा विल चेंज, मतलब वो चेंज होगा। सिंपल रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जो कंपाउंड बने उसके अंदर जो एलिमेंट हो गए उसका रेशियो बाय मास सिंपल रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। देखो सिंपल रेशियो में चेंज हुआ 2:1, यहाँ पर 1:2, मतलब सिंपल रेशियो में 1:2 1:1, मतलब चेंज होते रहेंगे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। गाइस, यहाँ पर हमारा गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी निकल कर आ चुका है। ये वाला लॉ भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है हमारा। तो गाइस, ये वाला लॉ सबसे पहले हम लोग को, दिस लॉ वाज गिवन बाय गेल-ल्यूसेक ने हम लोग को लॉ दिया था 1808 के अंदर, मतलब डेल्टन्स के लॉ के मतलब 5 साल बाद दिया था। ओके गाइस, तो ये लॉ हमारा क्या है, गेल-ल्यूसेक लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। ओके गाइस, तो गेल-ल्यूसेक लॉ हमारा कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग ने जो लॉ नंबर 3 शायद पढ़कर आए, तो वही लॉ है हमारा। मतलब वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम है। ओके गाइस, तो चलिए ये लॉ को भी पढ़ लेते। ये हम लोग को सिर्फ बताया कि गेल-ल्यूसेक जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो लॉ था, जो हमारा फिक्स वॉल्यूम वाला जो फिक्स रेशियो वाला जो लॉ था। ओके गाइस, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, एक काम करते हैं, टर्न करके आपको बता भी देते हैं। जो हमारा ये वाला लो था सेकंड नंबर वाला, डिफिनाइट प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाला लो हमारा सेम वही लो है। ओके गाइस, तो चलिए ये वाला लो भी पढ़ लेते। ये हमारा इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम में दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं है, दोनों लो हमारे एकदम सेम है। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या करती है, फिर उसके हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या बोला हम लोग को, व्हेन द गैसेस रिएक्ट फ्रॉम द ईच अदर दे ऑलवेज डू इन द फिक्स इन द रेशियो बाय वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म इज द फिक्स सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम इज रिएक्टिंग गैसेस। ओके गाइस, हम लोग को इस डेफिनेशन में क्या बोला है, व्हेन द गैसेस आर रिएक्ट टू ईच अदर, मतलब जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती है, दे ऑलवेज डू इन अ फिक्स, मतलब इनको हम लोग को क्या रखना है, फिक्स रखना है, फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम। इनका जो रेशियो है हमारा, जो रेशियो बाय वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, फिक्स है। हम लोग को क्या बोला है कि जो गैसेस हम लोग ने जो रिएक्ट करवाई, जो गैसेस आर रिएक्टेंट टू ईच अदर, जो हमारी गैसेस है वो रिएक्ट करी एक दूसरे के साथ, सो इन अ फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम, इन लोग का जो रेशियो बाय वॉल्यूम है वो हमारा क्या गैस फिक्स है, एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म इज द फिक्स रेशियो बाय द वॉल्यूम बाय रिएक्टिंग गैसेस। चलिए गाइस, इसके अंदर हम लोग को ऐसा बोला है कि जो हम लोग रिएक्शन के अंदर जो हमारा वॉल्यूम होगा गाइस, इसमें हम लोग को वॉल्यूम बोला है, वो हम लोग मास देख रहे थे। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या बोला है कि हमारी जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेगी तो उसका जो रेशियो बाय वॉल्यूम है वो हमारा फिक्स होगा। ओके गाइस, जैसे हम लोग ने वहाँ पर पढ़ के आया तो वहाँ हम लोग को 30 ग्राम था। ओके गाइस, याद आया कुछ, सॉरी गाइस, उसके अंदर हमारा जो ग्राम के अंदर था वो तो छोड़ दो, पर इसके अंदर हमारा वॉल्यूम है। इसके अंदर बोला है कि हमारी जो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगे जिसका वॉल्यूम हमारा फिक्स है, तो उसके बाद जब उसका प्रोडक्ट बनेगा जो उसका सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगा वो भी हमारा क्या होगा गाइस, फिक्स होगा। ओके गाइस, चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं, आपको डेफिनेशन तो अब समझ में आ गई है। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या बोला है कि जब हाइड्रोजन जो गैस है, ओके गाइस, यहाँ हम लोग गैसेस की बात करेंगे। गेल-ल्यूसेक जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ज़्यादातर गैसेस के ऊपर काम किया था। ओके गाइस, तो जो हमारे गेल-ल्यूसेक जो हम लोग को एग्जांपल ऐसा दे रहे हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी और जो क्लोरीन गैस थी, ये दोनों ने आपस में रिएक्ट करवाया और इन्होंने HCl नाम की गैस बनाई। ओके गाइस, तो जो हमारे गेल-ल्यूसेक साहब थे उन्होंने जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम लिया था वो हमारा क्या लिया था, 1 वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम। हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 वॉल्यूम लिया। ओके गाइस, और जो हमारा क्लोरीन है उसका भी हम लोग क्या ले लिया, 1 वॉल्यूम लिया। तो ये जब दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करी तो इन्होंने जो प्रोडक्ट बाहर निकाला वो भी हमारा क्या निकाला, सेम अमाउंट में निकाला। ओके गाइस, जब हम लोग देखो, अगर ये मैं इसका सम कर दूंगा 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, मतलब 1 वॉल्यूम। जब इसने प्रोडक्ट बना तो वो हमारा क्या बना, 2 वॉल्यूम बना। ओके गाइस, बाकी इसका जो रेशियो बाय वॉल्यूम है वो हमारा क्या होगा, सिंपल होगा। ओके गाइस, हमारा सिंपल रेशियो होगा। ओके गाइस, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ रेशियो क्या होगा 1, क्लोरीन का होगा 1 और HCl का होगा हमारा 2, तो हमारा एक सिंपल रेशियो में निकल कर आया। ओके गाइस,
तो वो हमारा ग्राम में था और ये सिर्फ वॉल्यूम में दे रखा है। जो हमारी गैसेस होती है उसको हम लोग वॉल्यूम में कंटेन करते हैं। ओके गाइस, जैसे हमारा एक और एग्जांपल है वो भी समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो आपस में रिएक्ट करी तो उन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। ओके गाइस, H2O बनाया। H2O गैस मतलब वेपर्स बनाए। ओके गाइस, तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन है वो हमारी क्या है, 2 वॉल्यूम ली हम लोग ने, और जो ऑक्सीजन थी वो हमारी 1 वॉल्यूम ली। जब ये दोनों ने आपस में रिएक्ट की तो ये हमारी क्या बनी, 2 वॉल्यूम बनी। ओके गाइस, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे वो भी हमारा क्या आएगा गाइस, सेम आएगा। समझ में आया आपको? ओके गाइस, तो ये हमारा ये था। चलिए एक बार और हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हो तो और हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। व्हेन द गैसेस आर रिएक्टिंग फ्रॉम द ईच अदर दे ऑलवेज डू सो इन अ फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑल्सो फिक्स बाय इन अ सिंपल रेशियो बट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस बाय रिएक्टिंग गैसेस। ओके गाइस, जब गैसेस ने आपस में रिएक्ट किया, ओके गाइस, आपस में रिएक्ट करा, उसके बाद जो उनका फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम था, जब प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो भी हमारा जो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में ही बनेगा जो हमारी रिएक्ट करके गैसेस। ओके गाइस, जैसे यहाँ पर भी हमारा 2 वॉल्यूम बना और यहाँ पर भी हमारा 2 वॉल्यूम बना, फिक्स रेशियो में बना। जो हमारे यहाँ जो हम लोग ने इसको बैलेंस किया गाइस, देखो हम लोग बैलेंस वाला भी थोड़ा देख लेते। जैसे हम लोग यहाँ ऊपर वाले केस में देखते हैं हमारा बैलेंस केस होगा। देखो यहाँ गाइस हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन क्या हमारे पास 2 है, तो इसको अगर मैंने बैलेंस करना है, अब आप इसको भूल जाओ। तो मैंने हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, हमारा बनाया HCl। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है। ओके गाइस, बाकी यहाँ हमारे पास 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन हो जाएगी। हम लोग ने यहाँ 2 लगा दिया तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगी, मतलब ये 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ओके गाइस, फिर हम लोग यहाँ भी देख लो, हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया एक ऑक्सीजन के साथ। ओके गाइस, और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो अब ये भूल जाओ। ओके गाइस, तो ये हमारा H2O बना सिर्फ। अब मेरे को इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारी 2 हाइड्रोजन है, तो इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा तो हमारी क्या हो जाएगी, 4 हाइड्रोजन हो जाएगी। अब यहाँ हमारी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही थी, अगर ये नहीं होता तो अब यहाँ 2 लगाया तो दोनों ही बैलेंस हो गई। तो हमारी क्या हमें फिक्स रेशियो में कोई भी चीज़ बनेगी। ओके गाइस, फिक्स रेशियो में बनेगी। ओके गाइस, गैलूसक लो आगे भी डिटेल में हमारा आएगा मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर, मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। इसके लिए आप लोग ये लो आपको समझ में नहीं आया, वैसे भी ये लोग कोई समझ में नहीं आते। ओके गाइस, ये वाला और इसके बाद वाला एवोकाडो वाला, तो हमारा मॉल कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन मत ले, आप इजीली एक चीज़ को समझे, डेफिनेशन पढ़ ले तो आप इजीली समझ जाएंगे। वैसे तो हमने बहुत एक्सप्लेन में डिटेल किया है, आप बोलो तो और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, हमारा लास्ट लॉ निकल कर आ गया हमारा एवोकाडो लॉ। तो दिस लॉ इज गिवन बाय एवोकाडो इन 1881। ओके गाइस, तो ये लॉ भी हमारा 1881 में दिया था एवोकाडो सन ने, जो भी हमारा एक गैसेस के ऊपर बेस होते हैं। ओके गाइस, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाता हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गाइस हमारे यहाँ पास नवा बड़ा है पार्टिकल्स। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर हमारी वॉल्यूम्स की कुछ बात हो रही है, तो हम लोग क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, मतलब जितने भी गैसेस हम लोग ने कंटेन किए हैं, अगर उसका वॉल्यूम अगर हमारा फिक्स है, मतलब इक्वल है, सबका वॉल्यूम हमारा फिक्स है। ओके गाइस, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी हमारे क्या होंगे गाइस, इक्वल होंगे। ओके गाइस, तो ये लो हमारा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। बाकी आप लोग याद रखें कि इक्वल वॉल्यूम वाली जितने भी हमारी गैसेस है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स है, और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट हमारा बना कर दिया। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर ये एरो वाला और साइन ये लगा देता हूँ तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये दोनों गैसेस ने रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस बनाया। अब हम लोग को समझना क्या है, हम लोग को यहाँ वॉल्यूम जो हम लोग ने हाइड्रोजन गैस का लिया वो हमारा क्या लिया, 22.4 लीटर लिया। ऑक्सीजन गैस का भी सेम लिया और हमारा H2O गैस का भी हमने सेम लिया। ओके गाइस, तो इसके अंदर हम लोग क्या बोला है, अगर हमारा जो गैसेस है अगर उसकी सेम वॉल्यूम है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी हमारे क्या होंगे गाइस, सेम होंगे। और जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, जनरली जो 22.4 लीटर जो है कि स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻3। ये एवोकाडो नंबर है, ये कैसे मोल कॉन्सेप्ट है हम लोग समझेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग बस इतना याद रखें, अगर कोई भी गैसेस है अगर उसका जो वॉल्यूम है, अगर जो सबका वॉल्यूम है वो अगर हमारा सेम है, इक्वल है, तो जो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी हमारे क्या हो गए गाइस, इक्वल होंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा लास्ट लो था। लास्ट लो बहुत सिंपल था, ये मोल कॉन्सेप्ट में एक बार आपको और मैं समझाऊंगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।